हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मिशन कामयाबी में फिजिक्स सब्जेक्ट कक्षा 12th का हाफ ईयर असेसमेंट पेपर कराऊंगा। इसके अंदर के आपको 90 मिनट दिए गए हैं और टोटल क्वेश्चन जो मार्क्स है वो कितने हैं, 35 मार्क्स का है। इंस्ट्रक्शन देखिए, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है और इसको सेक्शन के अंदर बांटा गया है। सेक्शन ए के अंदर क्या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1 to 9 क्या है, ईच क्वेश्चन कम्स 1 मार्क्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द पोजिशन ऑफर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट्स सेल्फ इन नोन एज। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सेल, जो सेल होता है आपकी बैटरी है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो पोजीशन ऑफर्ड होता है फ्लो ऑफ करंट में, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इनसाइड वाले क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं और ये आपको फार्मूला निकालना सिखाया था, E/V-1 इंटू आर। ई क्या EMF है, V क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, R क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर वो क्या होगा, बी इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट। तो क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है, क्वांटम चार्ज होता है जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, कोई बॉडी लूज या गेन करती है तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, Q इक्वल टू जमा घटा NE। ये क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है और नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल्स। ये फर्स्ट हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, नन ऑफ, ये हमारा नहीं है। तो राइट आंसर क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, यहाँ पे आप देखेंगे स्टेशनरी चार्ज क्या पैदा करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है तो चार्ज रेस्ट के अंदर होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी वाला क्या करता है, करंट पैदा करता है, यूनिफॉर्म। तो चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है ये क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये आपकी, ये कौन पैदा करेगा, चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है आपका, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर फैक्टर ऑफ सर्किट कम्स आउट टू बी 1। तो पावर फैक्टर क्या होता है ये आपको बताया था, cos फाई से दिखाते हैं इसको। ये होता है R/Z। R क्या है, रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिस्टिव, आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है उसके अंदर। और Z क्या होता है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई LCR। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका ऑप्शन देखिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो हमारा जो आंसर होता है यहाँ अगर आप देखेंगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर क्या है, आपका फाई की वैल्यू 0 होती है और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो राइट आंसर आपका ए है। मैंने यहाँ भी बताया प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो cos 90 कितना होता है, 0 है। तो पावर फैक्टर जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली जो कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव जिसके अंदर कैपेसिटर होता है, उसके अंदर भी फाई जो आपका एंगल है ये 90 होता है। तो इसके लिए पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हमारा पावर फैक्टर सर्किट जिसके लिए 1 होता है वो किसके लिए होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होती है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम फेज एंगल बोलते हैं, वो कितना होता है, 0 होता है। वो cos 5 से इसको दिखाते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है देखिए आपका, राइट एम्पियर सर्किटल लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये आपका B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको पढ़ते कैसे हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ विच किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये क्या आपकी एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। तो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज बाई द सर्किट। तो ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी, इतना ही करना था आपको। इसको एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर। तो आइडल एमीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0 होता है, मैक्सिमम करंट को क्या करे, मेजर करे। तो राइट आंसर क्या यहाँ पे 0 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हेनरी इज़ दी SI यूनिट ऑफ। तो हेनरी जो है इसको हम H से दिखाते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो होता है H।
हेनरी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। हेनरी किसकी है, इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस की है। और आपको मैंने दो टाइप का बताया था, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों के लिए क्या है, इनकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। तो हेनरी इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस। और ये कितने टाइप का बताया आपको, दो टाइप का है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों की यूनिट क्या होती है, हेनरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन है, राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो आपका रिलेशन होता है, ये होता है E = -dV/dr, इस तरह लिखते हैं। और सेकंड क्या है, हम ये भी लिखते हैं E क्या होती है, V/d। कैपेसिटर के केस में बताया था मैंने आपको, अगर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसके बीच सेपरेशन कितनी है, D है। इसके वोल्टेज अप्लाई कर रखी है आपने, जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया आपने, V किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, V/d होती है। तो हमारा यहाँ पर रिलेशन क्या है, E = -dV/dr या E = V/d। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखिए, ये जो असर्शन रीजन वाला है कि एक इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन मूविंग थ्रू सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, देन ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन दैट रीजन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, अगर मान लो मैं कहता हूँ ये लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स मान लेता हूँ, तो इस केस में अगर मैं ये मानता हूँ कि आपका अगर B0 है, अगर मान लो आपका है ना, नो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, B0 है, तो आपका फोर्स 0 होगा, लॉरेंज जो मैग्नेटिक फोर्स होगा। उस केस में क्या स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, मान लेते हैं। ये जो सेकंड वाला है, ये हमें पता है F क्या होता है, ये होता है आपका Q, अभी लिखा आपने QVB sin θ, मान इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के। इसका मतलब क्या है, अगर स्ट्रेंथ ऑफ B बढ़ेगी, अगर B इंक्रीज होगा आपका, तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो ये जो स्टेटमेंट इस केस में क्या ट्रू स्टेटमेंट है, यानी अगर हम बात करें ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, नीचे वाली जो है रीजन जो है। तो फर्स्ट वाला अगर केस की बात करें, अगर मान लो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो उस केस में ये भी ट्रू है। तो आंसर होना चाहिए हमारा A। तो राइट आंसर क्या होता है इसका, हमारा A होता है। उस केस के अंदर हम कहते हैं इसका राइट आंसर होता है A। तो लेकिन यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं है। अगर मैं इसका सेकंड केस लेता हूँ यहाँ पे, अगर मान लो रीज़न बिल्कुल ठीक है, रीज़न आपका करेक्ट है, लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ भाई आपका ये जो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, अगर हम कंप्लीट लेते होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पल्स में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इस केस में अगर मान लो आपका टोटल फोर्स अगर मान लो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, नो डिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स क्या है, आपका एक केस हो सकता है जिसके अंदर जो आपका ये FE क्या होता है, ये होता है आपका QE होता है, और ये कितना हो गया आपका QVB, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर दोनों के दोनों फोर्स अगर नेट कितना आ जाए आपका 0 आ जाए, तो हो सकता है जो QE है वो किसको बैलेंस कर दे, QVB को बैलेंस कर दे। तो आपका E क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट हो जाए, तो भी क्या है, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस केस में क्या है, आपका ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, ये क्या होगी, फॉल्स होगी स्टेटमेंट। इस केस के अंदर की अगर हम बात करें, तो आपका जो ऑप्शन B है, ये तो मतलब आपका रीज़न बिल्कुल ठीक है। तो आपका फर्स्ट ठीक है, और क्या नाम है, सेकंड आपका फर्स्ट गलत है, और सेकंड वाला क्या आपका रॉन्ग है। ये देखो आपका इसका मतलब क्या है, A फॉल्स है और R क्या ट्रू। देखिए इस केस में क्या आता हमारा आंसर, ये D आता। तो डिपेंड क्या करता है, अगर हम ये मान लेते हैं इस केस में हमारा D, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि आपकी जो फर्स्ट B पे डिपेंड करता है। हालांकि कई केस होते हैं, अगर मान लो इन दोनों के बीच में आपकी अगर बिल्कुल पार्टिकल क्या है, रेस्ट में चार्ज पार्टिकल, तो भी ये 0 आता। लेकिन अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेटमेंट आपके आंसर डिफर कर सकते हैं। तो अगर मानते हैं कि ये लेते हैं ओनली मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स लेते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है, और रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है B के, B बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट को, ये भी गलत नहीं है, थोड़ी स्टेटमेंट की उसमें अंतर है, जिसकी वजह से क्या आंसर में आपका अलग अलग जो आपका आंसर मिल रहा है। लेकिन डिपेंड ये करना है, आपको देखना है कि यहाँ अगर स्टेटमेंट मैग्नेटिक फील्ड की है तो हमारा आंसर ये है। लेकिन अगर हम टोटल लॉरेंज फोर्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से लिया इसने, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात की है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे भी क्या है आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारा आंसर क्या लेते हैं, A विल बी द
राइट आंसर। हम इसी को मान लेते हैं, ए विल बी द राइट आंसर, जिसके अंदर क्या है आपका सिर्फ ओनली मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। नहीं, अगर हमने सेकंड सिचुएशन आपको बताई उसके अकॉर्डिंग क्या होता आंसर आपका डी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया है। आपका अब सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है और सेक्शन बी के अंदर क्या है, सबसे पहले ऑप्शन है स्टेट गोस लॉ, यानी आपके 10th 11th 12th 3 क्वेश्चन है, ये आपको क्या करने हैं। यहाँ पे आपको ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। सबसे पहले है स्टेट गोस लॉ, इसको स्टेट करते हैं। तो देखिए गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्या कहता है, ये मैथमेटिकल समझिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये देखिए इसको पढ़ भी सकते हैं, दस ds के सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस। तो मान लीजिए आपकी एक सरफेस है जिसके सेंटर में चार्ज Q है और यहाँ पे कोई एक स्मॉल सरफेस मान लेते हैं ds, ये हो गया एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड, दोनों के बीच में एंगल थीटा 0। इस केस के अंदर आपकी जो नेट है, तो आपका जो गोस लॉ है आपको बस स्टेट करना। स्टेट का मतलब ये स्टेटमेंट लिखनी थी, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली समझ लेंगे तो बड़ी इजीली क्या आप इसको स्टेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैथमेटिकली आपने अगर ये किया, ये आपका गोस लॉ की स्टेटमेंट है। देखिए द सरफेस इंटीग्रल, तो ये सरफेस, ये इंटीग्रल ओवर, देखो ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज Q enclosed by the surface. It gives the total line of force passing through a closed surface. ये इसकी क्या है एप्लीकेशन मान सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो पास होती है क्लोज सरफेस, ये आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो बस इतना ही करना था, 2 मार्क्स में आपको स्टेट करना था। आप ये सिंपल सा डायग्राम बना के मैथमेटिकल लिख के इसको लिख सकते हैं। आपका 2 मार्क्स में इतना आपको इसका आंसर देना था, पॉइंट टू पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन लेंज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपको लेंज लॉ जो है इसको आपको क्या है एक्सप्लेन करना है, ये भी 2 मार्क्स का, तो स्टेट कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो देखिए लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ क्या है आपका, ये लॉ स्टेट करता है, दिस लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये लेंज लॉ क्या देता है आपका, इसका अगर इलस्ट्रेशन बताऊँ, ये सिंपल कोई ले ली हमने, इसमें ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। जब मैग्नेट को आप क्या करते हैं टुवर्ड और अवे से मूव करते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। दैट मीन्स क्या है, मूवमेंट की ऑफ यानी आपके मोशन, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू कोइल की वजह से क्या होता है, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही बताना था। दिस स्टेटमेंट दे दीजिए, दिस लास्ट स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस करंट है, जैसे मान लो मैग्नेट को इधर मूव किया तो ये देखिए आपकी डायरेक्शन इसकी एरो की इधर दिखाई दी है। जैसे इसको क्या करेंगे, अगर आप मूव अवे फ्रॉम करेंगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर क्या देगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या देगा। आप एक डायग्राम और बना सकते हैं इसको मैथमेटिकली, जैसे भी दिखाया मैंने आपको। ये गैल्वेनोमीटर था, ये आपका क्या था, मैग्नेट था, NS। जब आप टुवर्ड लिए तो आपने देखा डायरेक्शन ये लेफ्ट राइट साइड दिखाई है। अगर आप इसको अवे लेके जाते हैं, इसे दूर लेके जाते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या देगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको देगा। और यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे देखें नॉर्थ नॉर्थ, जब टुवर्ड करता है तो यहाँ पे जो आपकी इसकी पोलैरिटी नॉर्थ पोल की क्रिएट हो जाती है। अब ये क्या हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, इस तरह से। इसका मतलब क्या है, व्हेन मैग्नेट मूव्स टुवर्ड दी कोइल्स देन लेट गैल्वेनोमीटर शोज राइट तरफ डिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे इसको अवे करेंगे तो गैल्वेनोमीटर शोज अवे फ्रॉम, यानी आपकी चेंज हो जाती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की। यही क्या है आपका लेंज लॉ है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना आपका, करंट उस डायरेक्शन में पैदा होता है जो कि बिल्कुल अपोजिट है अप्लाइड की, यानी ये जो इसको पैदा करने वाला का ही अपोज करती है। तो ये था आपका लेंज लॉ। नाउ देखिए 12th क्वेश्चन है इसका, एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। क्या है न्यूमेरिकल, पढ़िए। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ EMF 12 वोल्ट। स्टोरेज बैटरी है उसकी जो EMF 12 वोल्ट है। इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 0.4 ओम है। मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाई बैटरी आपको निकालना है। तो गिवन क्या है, EMF ऑफ बैटरी, जिसको हम इसे इंडिकेट करते हैं, 12 वोल्ट गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल r है वो 0.4 ओम है।
और हमें पता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, EMF बटे में आपका टोटल रेजिस्टेंस, तो R जमा स्मॉल r, ये जो बड़े वाला R कैपिटल ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ये जो बड़ा R है, और छोटा स्मॉल क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है। फॉर मैक्सिमम करंट के लिए क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 0 मान लेते हैं। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगा, तो I मैक्सिमम क्या होगा, E/R। अब यहाँ पे रखते हैं, E की वैल्यू 12 वोल्ट दी गई है, और जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है R स्मॉल वो 0.4 ओम दिया गया है। पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर जाएगी, कितना होगा 120/4 है। आप इसको काटेंगे तो देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 3, तो 30 एम्पियर आ गया। तो मैक्सिमम करंट जो ड्रा करेगा आपका जो बैटरी है इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी वजह से, वो कितना होगा 30 एम्पियर होगा। ये बस आपको न्यूमेरिकल करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अब हम सेक्शन सी के अंदर आ गए हैं। सेक्शन सी अगर आप देखेंगे इसके अंदर आपको 13 एंड 14 जो क्वेश्चन है ये आपको दिया गया है। इच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपको निकालना है। आइए करते हैं। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए आपको, इसका डायग्राम बना लेना चाहिए। डायग्राम बनाइए, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। मान लो एक कंडक्टर आपका ये है और सेकंड वाला, सेकंड कंडक्टर मान लो आपका ये इधर हो गया, आपका ये हो गया सेकंड कंडक्टर हो गया है। करंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों के अंदर अपोजिट है। मान लो इसके अंदर करंट क्या है, ऊपरी तरफ है, तो इसमें क्या है नीचे की तरफ है। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन दिखाना है। अब हमें जो इसके अंदर दिखाना है आपको, तो डायग्राम को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा ये मान लो यहाँ लिया है। आपका जो स्ट्रेट कंडक्टर होती है उसकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है कैसी होती है, ऐसे सर्कुलर कॉइल ऐसे दिखाते हैं। और इसी तरह यहाँ बना लेते हैं। ये आपके हो गए 2 स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ये क्यों बनाया है, क्योंकि हमें पता है जो स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, ये जो मान लो इस कंडक्टर इसको मान लेती है आपका क्या है, ये PQ है, ये आपका RS है। ठीक है, इसके बाद हम ये मानते, देखिए ध्यान से डायग्राम देखिए, कंसीडर 2 स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसको देख सकते हैं आप, देखो कंसीडर जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है वैसे ही बोली, कंसीडर 2 स्ट्रेट कंडक्टर PQ एंड RS कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें करंट ऊपरी तरफ, इसमें करंट नीचे की तरफ। देखिए लेट R बी द डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो जो सेपरेशन दोनों के बीच में, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ये जो सेपरेशन है, यहाँ पे दोनों के बीच में जो सेपरेशन है यानी दूरी है जो दोनों के बीच में, ये मान लीजिए आपकी कितनी है, R है। ये आपकी दूरी हो गई R, इसके बीच में सेपरेशन है। ठीक है, इसके बाद लेट R, ये आपका क्या प्लेन ऑफ पेपर में, यानी इस तरह से प्लेन ऑफ पेपर पे इस तरह स्ट्रेट है, इस तरह से ये बिल्कुल ऐसे है, स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है। अब ये डायग्राम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए आपका जो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान लेते हैं आपका ओनली कंडक्टर PQ है। तो PQ जैसे क्या होती है, आपकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, आपने पढ़ा है स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर यूजिंग आपका ये कौन सा यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग राइट एंड थंब रूल यूज़ करते हैं। राइट एंड थंब रूल क्या, अगर थंब रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को, तो कर्वेचर क्या करती है, आपकी करंट की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को दिखाती है इस तरफ से, यानी इस तरह से आपकी क्या है डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होगी, इस तरह से आएगी आपकी इस PQ के अंदर।
अब पी क्यू के फील्ड में अगर आपने कोई कंडक्टर आर एस रखा, ये कोई रखा है आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये जो मान लो ये पॉइंट आपका यहाँ पॉइंट एल ले लेते हैं, इस एल पॉइंट पे तो आप यूजिंग देखिए कौन सा यूज़ करेंगे, फोर्स जो लगता होता है पी आई एल साइन थीटा। तो आपका जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आपको कुछ इस तरह से आएगा, ये आपका बी इधर आएगा, मान लो ये आपका फर्स्ट कंडक्टर इसलिए B1 मान लेते हैं, और जो फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह की आएगी आपकी, इस तरफ आएगी इधर, ये आपका हो गया फोर्स F, ठीक है। ये इस तरह से, ये हमारा कौन सा मान फोर्स F2 मान लेते हैं, और करंट ये हमारा क्या था, करंट इसके अंदर कौन सा फॉलो कर रहा है, I2, तो ये I2 है, सॉरी इधर की तरफ I2 है, और ये इधर क्या है आपका I1 है, कंडक्टर जो PQ के अंदर है। तो अगर यहाँ पे देखिए इसकी वजह से आप देखिए ना, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स आपका इस तरफ है और B क्या है, परपेंडिकुलर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के। सिमिलरली आप नीचे दिखा सकते हैं, अगर देखिए अगर इसको मानते करंट, इस करंट में अगर मान लो आपका PQ को रख दिया जाता है, तो जो आपकी डायरेक्शन आएगी इस पॉइंट पे, आपका मान लो ये पॉइंट है, इस कंडक्टर की वजह से मान लो पॉइंट आपका कोई भी ले लीजिए, L है, M मान लीजिए, इसकी डायरेक्शन इस तरह से आएगी, इस तरफ आएगी, और आपका फोर्स जो आएगा इस तरफ आएगा, मान लो ये आपका F1, तो ये होगा डायग्राम आपका F1, ये मान लेते हैं B2, दोनों की जरूरत नहीं है, बस एक ले लीजिए, इसको भूल जाइए, हम सिर्फ इसको लेते हैं, फर्स्ट केस को लेते हैं। तो देखिए ये डायग्राम कंप्लीट है आपका। तो डायरेक्शन, ये आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंसीडर टू स्टेट कंडक्टर PQ एंड RS कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेट R बी दी सेपरेशन बिटवीन दैम, और दोनों के दोनों जो स्टेट कंडक्टर है प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए अब ये L पॉइंट है हमारा, L पॉइंट पे जो आपने निकाला है, L पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब B1 है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट L ड्यू टू कंडक्टर PQ यूजिंग के आपको कितना आएगा, स्ट्रेट कंडक्टर वजह से जो मान लो मैग्नेटिक फील्ड B1 हो गया, वो फार्मूला क्या होता है, म्यू नोट I1 बाई 2 पाई R होता है, आपको पता है 2 पाई R होता है। तो ये आपका B1 कितना आ गया, म्यू नोट I1 2 पाई R है। अब डायरेक्शन ऑफ B जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, इनवर्ड है, यानी यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर लगाएंगे, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे देखिए अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो B क्या आपका ये दिखाया गया आपको, देखिए इधर जो है, तो डायरेक्शन ऑफ B इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड होगी। नाउ फोर्स जो होगा, अब देखिए ना क्या है, मान लो ये जो सेकंड कंडक्टर RS है, RS को क्या B1 के फील्ड में रख दिया गया है, B1 में रखेंगे, इस पर लगने क्या लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो नाउ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर RS जो क्या होता है हमारा, जो फोर्स लगता है F होता है, वो क्या आता है, अब यहाँ पे F2 से दिखाया है कि फोर्स क्या है, तो क्या होगा, ये आपका होगा B1, यानी B1 मैग्नेटिक फील्ड में B1, तो करंट कौन सा है आपका, सेकंड कंडक्टर I2 फ्लो कर रहा है, लेंथ क्या है BIL, साइन यहाँ पे एंगल क्या है 90 डिग्री का है, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है। इसको याद भी कर सकते हैं आप, साइड में आपको पता है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो फोर्स लगता है वो क्या होता है IBL साइन थीटा होता है, वो भी करो IPL से कर सकते हो, IBL साइन थीटा। तो इसी फार्मूले का यूज़ किया है कि जब B1 फील्ड में कंडक्टर I2 जो RS को रखते हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, B1 I2 L साइन 90 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया, B1 I2 L हो गया, और वैल्यू रख दीजिए अब इसकी, B1 क्या था, म्यू नोट I1 2 पाई R था, और ये कितना आपका I2, और ये हो गया आपका L। फोर्स को मापते किसके अंदर है, इस यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो फोर्स F2 सिंपल भी लिख सकते हैं F आप। तो फोर्स निकालते क्या है, फोर्स पर यूनिट निकालना होता है। तो यहाँ पे जो आपका जो फोर्स आ गया है, इसको आपका मेन क्या आया, ये है फोर्स म्यू नोट I1 I2 2 पाई R L न्यूटन। एक पार्ट हो गया हमारा।
अब क्या निकालना, हम निकालते फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा कंडक्टर आर एस वो क्या होगा, यानी जो फोर्स पर यूनिट लेंथ मान लेते हो गया F2/L। तो L कट जाएगा, कितना आ गया μ0 I1 I2 2πr, ये हो गया। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी हमारी न्यूटन पर मीटर। तो ये था आपका मैथमेटिक एक्सप्रेशन। अब क्या, बाई अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, वी फाइंड दैट फोर्स ऑन कंडक्टर आर एस इज अवे फ्रॉम द पी क्यू। डायग्राम में भी देखिए आप ध्यान से, अगर यहाँ पे भी दिखाऊँ, ये अगर ये कंडक्टर ले ली, इसमें भी आप बिल्कुल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, ये राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो डायरेक्शन जो आएगी आपकी किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी इस तरफ। ये डायग्राम से देख सकते हैं, देखो ना F2 और F1 क्या है, जो फोर्स लग रहा है, देखिए फोर्स ऑन ए कंडक्टर आर एस इज अवे फ्रॉम पी क्यू, तो दोनों के बीच में क्या है, रिपल्सन है। तो सिमिलरली फोर्स ऑन कंडक्टर पी क्यू क्या है, इज अवे फ्रॉम आर एस है। Hence, two parallel conductor carrying current in opposite direction will repel to each other। एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन, एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। आप इसके अंदर क्या है, पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म क्या सब्सटेंस होते हैं आपके, जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये प्रॉपर्टी कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म। तो जो पैरामैग्नेटिज्म है, अगर आप जो कहिए ये चीज़ इट इज प्रॉपर्टी ऑफ feebly attraction of substances toward substance like भी ले सकते हैं, substances like manganese, aluminium toward magnetic field, toward magnetic field, field called paramagnetism। सिमिलरली क्या है आपका, यहाँ लिख सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ग्रेटर एक्सटेंट में आपकी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, वही प्रॉपर्टी जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की है। तो यहाँ लिखते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्गली, यानी बस वर्ड क्या है, एक्सप्लेन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन of substances like जिसके अंदर आप ले सकते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल एटसेट्रा, टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड magnetic field is called ferromagnetism।
इसके अंदर आप प्रॉपर्टी वाइज अगर देखिए, मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं लाइन लगा के दिखा देता हूँ, ये आपकी फर्स्ट है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है मान लीजिए। तो सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो इसके अंदर जो आपका है, आप ले सकते हैं कि इंड्यूस जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन सेम डायरेक्शन होता है, दोनों के अंदर इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भी सेम होगा, यानी इसके अंदर भी क्या इंड्यूस हम डायरेक्ट सकते हैं, इंड्यूस जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन सेम डायरेक्शन as that of magnetic field। तीन मार्क्स का तो कम से कम 3 डिफरेंस लेने हैं, तो हम अब इसकी बात डायरेक्ट ले सकते हैं कि आपका जो म्यू जो होता है, यानी जो हमारा म्यू है, इसके अंदर लेस देन होता है 1 से। जो म्यू होता है ये क्या होता है, सॉरी इसके अंदर ये जो आपका क्या है, ये म्यू जो होता है इसके अंदर में जो फेरामैग्नेटिक चेंज ग्रेटर देन 1 होता है, इसके अंदर क्या आप लार्ज क्वांटिटी में लिख सकते हैं, ये एक से बड़ा होता है। तो इसी के बेस पे क्या है, जो आपकी चाई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, हम लिखते हैं चाई, इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये क्या होती है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू रखती है, इज स्मॉल पॉजिटिव। और यहाँ पे जो आपका होता है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये वाली है आपकी, यहाँ पे इज पॉजिटिव बट लार्ज होती है देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस तरह से क्या थे ये आपको, ये 3 मार्क्स का कम से कम आपको 3 डिफरेंस कम से कम इनके बीच में बताने थे, 3 पॉइंट ले सकते थे। तो ये था आपका एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अब हमारा सेक्शन डी है, ये केस स्टडी क्वेश्चन है, 15th नंबर क्वेश्चन जो है, और एसी जनरेटर के ऊपर इसको दिया गया है। तो एसी जनरेटर क्या एक मशीन है दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने पढ़ा है कि आपका एसी जनरेटर, आपको ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एसी जनरेटर मशीन इज़ कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को बदलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदलती है। यूनिट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसी जनरेटर इनपुट सप्लाई, ये कारण क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी है जो हमें मिलती है स्टीम टर्बाइन से, गैस टर्बाइन से, या कंब्यूशन ऑफ इंजन से। द आउटपुट इज अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक पावर ऑफ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी जो आपको आउटपुट मिलती है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की फॉर्म में मिलती है। एसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये देखें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर क्या है, ये बेस्ड है। वी स्टेट दैट इलेक्ट्रोमोटिव जो ईएमएफ या वोल्टेज जनरेटेड होती है करंट कैरिंग कंडक्टर कट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। दिस कैन ईदर बी अचीव्ड by rotating a conducting coil in the static magnetic field or rotating magnetic field containing
stationary conductor. Is the preferred arrangement is to keep coil stationary because it is easier to draw induced alternating current from stationary armature coil than from rotating coil. और जनरेटेड EMF डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ आर्मेचर कोइल टर्न पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है और स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड पे करती है। तो इसी बेस पे क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिए गए है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, शो ग्राफिकली हाउ एन अल्टरनेटिंग EMF जनरेटेड बाय लूप्स बाय वायर रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के आपको ग्राफिकली शो करना है, तो हमें पता है E होती है, जब आपकी जो आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको मिलती है वो होती है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है EMF की, जो किसके बराबर होती है, n नंबर ऑफ टर्न्स। अभी पढ़ा आपने, EMF डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आर्मेचर कोइल टर्न्स। ये देखिए आपको दिया गया यहाँ पे कि आपकी जो EMF है किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आर्मेचर कोइल टर्न्स, ये जो दिया गया है, यानी आपकी n पे डिपेंड करती है। साथ में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी B पे डिपेंड करती है, ये आपका B हो गया है, और स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड पे डिपेंड करती है। तो हमारा यहाँ पे जो आपका E नोट होता है NBA ओमेगा है। अब यहाँ पे आप जब इसको ग्राफ ड्रा करना है, ये मैंने ग्राफ किया है, इधर टाइम लिया, इधर आपकी वोल्टेज ली है यानी E ली है, अल्टरनेटिंग EMF जो है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए T/4, यहाँ पे E नोट क्या है, पॉजिटिव पीक वैल्यू है, यहाँ पे 3T/4 पे नेगेटिव पीक वैल्यू है, और साइनोसॉइडल ग्राफ के द्वारा हम क्या दिखाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को मैंने आपको दिखाया है। तो आपको यहाँ पे ग्राफिकली शो करना था, तो ये ग्राफ साइन का, जब आपका टाइम 0 था तो ये भी 0 है। T/4 पे क्या है, ये देखो आपका मैक्सिमम वैल्यू मिली आपको पीक वैल्यू E नोट, फिर क्या है, ये डाउन होती है, अगेन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में ये आपकी इंक्रीज होती है, 3T/4 पे E नोट मिलती है, और T पे वापस वही। तो इस तरह आपको क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलती है, वन साइकिल पॉजिटिव, अदर साइकिल नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन इन डिवाइस। अभी आपने देखा था सोर्स ऑफ जनरेशन क्या है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कोइल, जो कहाँ से मिलता है, रोटेशन का कारण क्या है, स्टीम टर्बाइन से, गैस टर्बाइन से, कंब्यूशन इंजन से। और आप अगर देखेंगे, ये देखो बिल्कुल आपको दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे, ये देखो स्टीम टर्बाइंस है, आपका गैस टर्बाइन है, कंब्यूशन यानी कि इनपुट सप्लाई, मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन एंड कंब्यूशन ऑफ इंजन जो है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आपका जो अगला दिया गया देखिए इसके अंदर, तो इसका आपका सी पार्ट है, ये देखो, कैन करंट प्रोड्यूस बाय एन AC जनरेटर बी मेजर्ड विद ए मोइंग कैलोगैलोमीटर। मोइंग कैलोगैलोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है, ना कि ये अल्टरनेटिंग करंट को डिटेक्ट नहीं करता। तो आंसर क्या हो, नो, ए मोइंग कैलोगैलोमीटर मेजर ओनली एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। जैसे अभी मैंने डायग्राम बताया था, तो यहाँ पे अगर हम फुल साइकिल पे निकालेंगे, फुल साइकिल का मतलब क्या, T से तक, तो फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, अदर हाफ नेगेटिव है, नेट वैल्यू क्या आ गई, वोल्टेज की 0 हो गई है। तो फुल साइकिल पे क्या होती है, 0 होती है, इसलिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, हाफ साइकिल पे निकालते हैं। सो वी कैन नॉट यूज्ड, क्योंकि बिकॉज कांट यूज टू डिटेक्ट AC अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपका था केस स्टडी के, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये तीनों क्वेश्चन हमने सोल्व किए। ए क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रा करना था, बी क्वेश्चन के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेशन बताना था डिवाइस के अंदर, और तीसरे अंदर बताना था कि एक गैल्वेनोमीटर जो होता है क्या वो AC जनरेटर से प्रोड्यूस करंट को डिटेक्ट कर सकता है, तो नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय, यानी आपका सेक्शन E आ गया। सेक्शन E के अंदर क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। 16th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट, derive expression for resonant frequency, what is the principle of transformer। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये LE आएगी, जो प्रिंसिपल स्पेलिंग क्या होती है, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, ये होती है। तो इसके अंदर चॉइस दी गई है आपको, चॉइस में दिया गया है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ
रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, और आपको एस यूनिट बतानी थी इलेक्ट्रिक पावर की। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट। तो जो LCR सर्किट जो होता है जिसके अंदर क्या, देखिए सीरीज रेजोनेंस इन LCR सर्किट, इसके अंदर क्या है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट कंटेनिंग क्या होता है, LCR इन सीरीज। इसके अंदर आप बनाएंगे डायग्राम, मान लीजिए आपका पहला कि L, ये इंडक्टर दिखा दिया, फिर इसके बाद क्या है LC, C हो गया कैपेसिटर हो गया आपका, ध्यान से बनाना इसको। तीसरा क्या है आपका रेजिस्टेंस है LCR, ये L है, ये आपका C है, ये आपका R है। कनेक्टेड अक्रॉस है अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF, मान लीजिए बैटरी लगा देते हैं, और ये आपकी ये आपकी की हो गई है, और ये आपके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ EMF हो गई है। तो LCR सर्किट होता है। तो LCR की सीरीज रेजोनेंस कंडीशन कौन सी होती है, हमें पता है। जो सीरीज रेजोनेंस LCR सर्किट होता है उसके अंदर जो इम्पीडेंस मिलता है वो क्या मिलता है, R² XL XC का स्क्वायर, इसका होता है स्क्वायर रूट, ये होता है। तो सीरीज रेजोनेंस क्या होती है, ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट कंटेन LCR इन सीरीज दी सर्किट विच एडमिट मैक्सिमम करंट। और मैक्सिमम करंट कब होगा, जब ये आपका इम्पीडेंस, जो इम्पीडेंस इसको बोलते हैं, ये मिनिमम होगा। यानी Z आपका मिनिमम जब होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये कब होगा, जब आपका इस कंडीशन में क्या देखते हैं, आपका XL किसके बराबर होता है, XC के बराबर होता है। तो आइए करते हैं, देखिए वी नो दैट इम्पीडेंस क्या होता है आपका R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर रूट, और XL की वैल्यू क्या होती है ω_L, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, L क्या है इंडक्टेंस है, ω_C क्या है कैपेसिटेंस है। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर क्या होती है, XL की वैल्यू क्या हो जाए XC के बराबर है। XL क्या ω0L, ω0 क्या आपकी ये फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर, और ये हो गया 1/ω0C। नाउ आपका यहाँ से ω0 मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा, ω0² इज इक्वल टू 1/LC का स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया ω0 को यहाँ ले गए, L को नीचे ले आए, तो हो गया आपका ये ω0² 1/LC। ω0 क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC आ गया। और हमें पता है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πν होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी हमारी। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ω0 से, यहाँ पे क्या आ गया आपका ये ω0 है, तो मैंने यहाँ पे क्या न्यू नोट, तो ये भी क्या आपका न्यू नोट रखने के बाद 2πν क्या हो गया इज इक्वल टू 1/LC का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से न्यू नोट में निकालना था, कितना हो गया 1/2π इंटू में 1/LC का स्क्वायर रूट। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर अगर हमने देखे आपका यहाँ पे ये Z था, ये क्या है XL अगर XC के इक्वल हो गया तो ये जो आपका XL माइनस XC कितना हो गया, 0 हो गया है। तो Z कितना बच्चा आपका, Z हो गया आपका R² का स्क्वायर रूट, और ये कितना आ गया हमारा R। यही आपको दिखाना, देखिए अब आपका यहाँ पे एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी Z कितना हो गया R² प्लस 0 का स्क्वायर रूट, ये R आ गया। तो मिनिमम इम्पीडेंस, और इस मिनिमम इम्पीडेंस का मतलब क्या है, इम्पीडेंस में से अगर मिनिमम है तो करंट I विल भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही हमें निकालना था इसके अंदर। अब अगर आप देखें ग्राफिकली इसको शो करते हैं, तो ग्राफिकली देखिए आप यहाँ पे मैंने यहाँ करंट, इधर आपकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है के बीच में ग्राफ बनाया है। एक फर्स्ट ग्राफ दिखाता आपको, देखिए यहाँ पे ये इसकी यहाँ पे जब आपकी फ्रीक्वेंसी है तो लार्ज आपका यहाँ पे इसका मतलब है लार्ज R, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वैल्यू क्या होगी Q की स्मॉल होगी। जैसे ही आपकी देखिए पीक मिलेगी स्मॉल R हो गया तो लार्ज क्या मिलेगी आपका Q। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्राफिकली शो करते, इट कैन बी शोन बाई फिगर में अगर आप देखेंगे तो इसी से आपको यही पता चल रहा है कि आपका अगर इम्पीडेंस अगर आपका Z क्या है कम होगा तो आपका क्या है Z कम है तो करंट क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम पीक मिली। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है कि इसको हम एक नाम और देते हैं जिसको हम एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। तो रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो नोन एज एक्सेप्टर सर्किट बिकॉज इट्स एडमिट मैक्सिमम करंट।
और इसका यूज़ कहाँ होता है, ये टीवी एंड रेडियो रिसीवर सेट के अंदर यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के काम आता है जब रेजोनेंस इस फ्रीक्वेंसी पे अक्कर करता है। अगला इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है, ये वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर काम करता है। व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल चेंज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है इन नेबरिंग कोयल। तो इसका क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये क्वेश्चन था आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 3 हिस्सों में इसने बांटा था। देखिए ये 3 हिस्से कौन से थे आपके, ये देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, देन एक्सप्रेशन निकालना था, इसके बाद क्या करना था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर निकालना था। तो ये क्वेश्चन था। अब इसका सेकंड पार्ट जो है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, राइट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेजिस्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो क्वेश्चन हमारा आइए डिस्कस करते हैं रेजिस्टिविटी। तो देखिए हमें पता है कि आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इक्वल होती है m/n² टो होती है। और ये कहाँ से आया, हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, ml n² टो a। m क्या है, मास है, E क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टो रिलैक्सेशन टाइम है बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन है, L लेंथ है, A एरिया क्रॉस सेक्शन है। अगर हम इसे देखेंगे तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टो रिलैक्सेशन टाइम के। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो जब टेम्परेचर किसी मेटल का रेज किया जाता है तो जो आयंस और एटम्स इन मेटल जो होते हैं वे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के साथ अबाउट देयर मेन पोजीशन। इससे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन जो फ्री इलेक्ट्रॉन के वो भी बढ़ जाएंगे। अब अगर कोलिजन बढ़ेंगे, अगर मान लो आपके कोलिजन बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही हमारा इसके अंदर जो है कोज है, आइए पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, हमने बताया कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर में उसका रिलेशन क्या है। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका जो आयंस है इसके अंदर, एटम्स है मेटल के अंदर, वो वाइब्रेट स्टार्ट हो जाते हैं फास्ट। उसमें आपने पानी देखा, उसको अगर गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है स्पीडली क्या है, अप डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलर इसके अंदर जब मेटल के अंदर जो एटम आयंस उनको हीट मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, तो वे ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ मीन पोजीशन में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वे क्या करेंगे, कोलिजन जो होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। क्यों रिलैक्सेशन टाइम क्या है, इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट जो इक्वेशन अगर हम यूज़ करें, अगर आपका रो क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज फॉर मेटल हो जाएगा। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस जो होती है रेजिस्टिविटी की, हम इसका जो रिलेशन होता है क्या होता है, रो इक्वल टू रो नोट 1 प्लस में अल्फा T माइनस T नोट। रो नोट क्या है, आपकी रेजिस्टिविटी है जब टेम्परेचर कितना था, T नोट था, और रो क्या है, आपकी रेजिस्टिविटी है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया आपका T। अल्फा हमें निकालना है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। वैल्यू जो इसकी डिपेंड करेगी, अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपका जो डिफरेंट मटेरियल्स है, चाहे वो कंडक्टर है सेमीकंडक्टर है, उनका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी घटती और बढ़ती है। आइए देखिए, तो यहाँ से आपका अगर निकालेंगे इसका यूज़ करके तो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया रो नोट बाई रो नोट T माइनस T नोट, या फ्रैक्शनल चेंज इन किसका, रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर हो गया है। यहाँ से अल्फा क्या है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अब हमें निकालना क्या है, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की वेरिएशन स्टडी करनी है। तो कंडक्टर के लिए क्या होता है आपका, जो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा जो आर है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर उसकी नेगेटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब यही देखिए, अगर ग्राफिकली भी बनाओगे आप, देखिए ये ग्राफ होता है, अगर देखिए टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में लगभग स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो पॉजिटिव मीन्स क्या होता है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी घटेगी, यानी कि डिक्रीज होगी।
सेमीकंडक्टर के अंदर क्या बिल्कुल उल्टा केस है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव मीन्स क्या है, आपकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है विद रेस्पेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और जब आपका टेम्परेचर जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी देखिए डिक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे ही आपका ये इंक्रीज होगा, यानी आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपको यही बताना था, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। एक इससे पूछा गया आपसे कि ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर की, क्या होती है, ये वाट होती है। आप इस तरह सुन सकते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक पावर जो आपकी होती है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम होती है, या वर्क डन इन मेंटेनिंग करंट पर यूनिट टाइम कह सकते हैं, W/T। इसको जूल में मापते, इसको सेकंड में। तो वाट क्या होती है, जूल पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, पावर की आपकी वाट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अगला जो पार्ट आपका 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन के अंदर भी आपको 2 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट जो पार्ट आपका देखिए, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। ये आपको आर्टिकल निकालना है। इसका और में दिया गया, अगर आप ये छोड़ के ये करना चाहिए कर सकते हैं। डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइए फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, ए डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। आपसे पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कोयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टोरक। यानी जब किसी करंट कैरिंग कोयल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उस पर टोरक लगता है। टोरक क्या होता है, NBIA cos थीटा। N नंबर ऑफ टर्न, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट थ्रू इट, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, cos थीटा एंगल बिटवीन कोयल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो है। नाउ हमें करना क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये हमारा टॉपिक है। अब ये वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है, विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब एक गैल्वेनोमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे इनटू वोल्टमीटर, तो एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। इसको अगर आप समझिए, ये ले लेते हैं आपका, यह है गैल्वेनोमीटर, यह गैल्वेनोमीटर है। और इसके बिल्कुल सीरीज में क्या करना है आपको, एक हाई रेजिस्टेंस जो होता है इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं सीरीज के अंदर इस तरह से। मान लीजिए आपका है R, और ये हो गया आपका करंट हो गया इसके अंदर, I करंट फ्लोइंग करने लग रहा है I। और जो आपके गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट पास होता है वो कितना होता है, ये होता है IG। मान लीजिए आपका पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका हो गया B। अब यहाँ पे जो आपको करना है, तो यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया एक गैल्वेनोमीटर को इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। अब इसका आर्टिकल निकालते, तो यहाँ पे जो आपका G क्या है, अगर मैं लिखूँ तो G क्या आपका, यहाँ पे आपका ये है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। जब एक गैल्वेनोमीटर आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट देता है तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होता है, अगर मैं लिखूँ आपका करंट इन फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो पूरी आपकी सुई जो है कंप्लीट आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इस केस के अंदर क्या होगा आपका IG जो होगा आपका IG, यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन में मान लीजिए होगा आपका NK। अब ये जो NK है ये आप लिखेंगे, N क्या है, K क्या है, मैं इसको अभी ये आपका
तो यहाँ पे जो आपका n है, नंबर ऑफ डिवीज़न, यानी जो n है ये है नंबर ऑफ डिवीज़न, नंबर ऑफ डिवीज़न इन गैल्वेनोमीटर, इन गैल्वेनोमीटर। और जो K है आपका, इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। यानी जब आपका जो गैल्वेनोमीटर यानी जो आपका वोल्टीमीटर में है उसकी सुई जो है 1 आपका क्या करती है, 1 स्केल डिफ्लेक्ट होती है। अब इसके बाद हमारा जो मेन निकालना है, इसके अंदर मान लो आपकी टोटली डायग्राम दिखाएं, लेट V क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं, लेट V पोटेंशियल difference measured by to be measured by galvanometer। ये हो गई। तो यहाँ पे इसको आपको निकालने के लिए टू डू सो आपने रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर G के साथ इन सीरीज में बिटवीन पॉइंट A और पॉइंट B के अंदर। तो IG करंट फ्लो करने लग रहा है इसके अंदर। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा यानी आपका टोटल रेजिस्टेंस वो कितना हो गया ऑफ वोल्टमीटर, ऑफ वोल्टमीटर। ये आपका हो जाएगा G प्लस में R, क्योंकि सीरीज के अंदर क्या होता है रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, G प्लस में R हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर IG निकालेंगे, जो IG कितना आएगा आपका, ये आएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है, G प्लस में R है। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे G प्लस R जो हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका V बाई में IG, V बाई IG। हमें निकालना क्या है, हमें तो R निकालना है। तो R जितना हमने इसमें, ये हो गया आपका V बाई IG V बाई IG माइनस में ये G इधर आ गया, ये G। यानी क्या किया, IG क्या होता है V बटे में G प्लस R, G प्लस R V बाई IG। कितना हमने रेजिस्टेंस इसके अंदर सीरीज़ में कनेक्ट किया है, जोड़ा है, वो निकाल दो। R क्या होगा V बाई IG माइनस में G। ये हमें निकालना था। यानी किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है वो क्या होता है V बाई IG माइनस G। इस तरह हम निकाल सकते हैं। और यहाँ नाउ मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड होगा, जो आपका V है, यानी जो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस measured is V। और जो क्या था, ये था जोड़ने के बाद। उससे पहले क्या था, विच वाज, हम ओम से लगाते हैं, वो क्या था आपका IG इंटू G। ये गैल्वेनोमीटर इतने के इक्वल था बिफोर कनेक्टिंग R। और इसके अंदर आपका जो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है आपका, इफ़ेक्टिव अगर रेजिस्टेंस पूछे तो कितना हो गया अब आपका, ये हो गया इक्वल टू इज इक्वल टू
जी पल्सार अभी बताया था आपको। और ये हमेशा पैरेलल के अंदर जो आप अगर देखेंगे तो जो हम आपका एक आइडल की बात वो कर लेते हैं, आइडल वोल्ट मीटर पूछ लेते हैं। आइडल वोल्ट मीटर के केस में ऑफन है, आइडल वोल्ट मीटर केस में आपका जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना क्या पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप आपका उसके क्रॉस होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका कि आपको प्रिंसिपल बताना था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, और किस तरह से आप एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं ये आपको बताना था। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका और वाला पार्ट क्वेश्चन 17 है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अलोंग एनी पाथ। मैथमेटिकल दिखाई देखिए क्या है, इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह दिखा सकते हैं, इट इक्वल टू नेगेटिव लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इन्फिनिटी टू आर क्या इसकी लिमिट है। नाउ इसका एक्सप्रेशन सेकंड निकालना में वो क्या है आपका, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपको निकालना है। इसको निकालने से पहले क्या, इसका सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम साफ सुथरा बनाएंगे, बाकी चीज़ बड़ी इजीली आप कर पाएंगे। मान लीजिए आपका ये देखिए, ये मान लीजिए डाइपोल, ये आपका इसका ये सेंटर मान लिया, सेंटर ऑफ डाइपोल क्या है, ये ओ इसका सेंटर ऑफ डाइपोल, इसको ओ से दिखा देते हैं। हमें किसी पॉइंट पी के ऊपर क्या निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, किसी पॉइंट पी पे निकालनी है। मान लीजिए मिला देता हूँ, ये कोई पॉइंट आपका क्या है पी है, इस पी पॉइंट पे आपको निकालनी है, और ये कितना है आपका, ये इसका डिस्टेंस कितना है, ये आर है फ्रॉम ओ से। अगर इसको मिला दीजिए यहाँ पे, ऐसे यहाँ मिला दीजिए, ये डायग्राम को समझ लीजिए, डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया सारा बिल्कुल ईजी है। तो क्या हमें ओ क्या सेंटर ऑफ डाइपोल, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज ये माइनस क्यू है, ये क्या प्लस क्यू है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। और मान लीजिए हमारा कितना है, ये आपका R1 है, डिस्टेंस जो है क्यू का पी पॉइंट से, और यहाँ का मान लीजिए आपका कितना है R2 है, डिस्टेंस है क्यू पॉजिटिव क्यू का पी से। अब ये हमें निकालना है, इसको निकालने के हमें क्या, जब भी कोई एक्सप्रेशन निकालते हैं उसकी ज़रूरी क्या होता है कि ये आपका आर की फॉर्म यानी पी पॉइंट पे निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों क्वांटिटी R2 को R1 को आर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट आपका मान लेता हूँ बी पॉइंट, ये वाला जो है, ये आपका डायग्राम बन गया। अब क्या करते हैं, देखिए करना क्या है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, मान लीजिए क्योंकि हमें क्या है ये डाल दिया आपका यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। और इसको थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा दूँ इसको इधर, ये देखिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ डालने के लिए मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, हल्का सा इस तरह से। ये डाल दिए यहाँ से परपेंडिकुलर। और ये जो आपका P पॉइंट था यानी जो आपका OP था, इसका एंगल जो था डाइपोल के साथ मान लो कितना था, ये आपका थीटा था। अब जब परपेंडिकुलर ये थीटा है तो सामने क्या, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, ये कितना हो गया आपका थीटा हो गया, यानी ये भी आपका थीटा। मान लो इस पॉइंट का नाम मैं C मान लेता हूँ, और इस पॉइंट का जो मैंने परपेंडिकुलर डाला इसको मैं D मान लेता हूँ। अब आपका डायग्राम कंप्लीट है, यानी ये डायग्राम जो बनाया है आपको, इसके बेस पे क्या है, बड़ी इजीली डायग्राम के द्वारा ही आप यहाँ लिख भी सकते हैं। मान लीजिए कंसीडर
ए डाइपोल, कंसीडर ए डाइपोल with charge minus q and pulse q, minus q and pulse q with the distance, with separation, कितनी है इसकी, हम मान लेते हैं आपका A था और ये भी कितना आपका यहाँ पे A था। इसकी सेंटर ऑफ डाइपोल है विद सेपरेशन 2a क्यों लिया, ताकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम फ्रैक्शन की ना आए सामने। इसके बाद देखिए हमें करना क्या है, हमें करना है P पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो ये लिखेंगे लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस कितना है, ये देखिए डिस्टेंस R मानना है, एट ए डिस्टेंस R, ये निकालना है। कहाँ से निकालना है, ये क्या है, फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ डाइपोल। ये देखिए क्या है हमारा, ओ सेंटर ऑफ डाइपोल, ये वाला हमारा, ये क्या है सेंटर ऑफ डाइपोल, फ्रॉम दी R, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, ये क्या आपका O है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी डायग्राम के द्वारा आपको निकालना है वो क्या सेंटर डाइपोल है। अब देखिए आपका यहाँ से हमने क्या क्या करना है, आपने मानना क्या है, लेट, ये जो लिख सकते हैं जो भी आपको दिखाई दिया है, आपने जो इसमें मानना है कि आपका लेट, ये क्या था आपका BP OP जो दिखाई और ले रहे हैं, और आपका AP, देखिए OP शुरू में लिया कितना हमारा, ये R है, BP कितना है, ये आपका मान R1 है, और AP कितना है R2 है। जो डायग्राम में दिखाई दे वही लिख दीजिए आप जो है। और फिर क्या किया, परपेंडिकुलर डाला है आपने, ड्रा, जैसे ज्योमेट्री करते ड्रा, आपने लिखा क्या है, आपने AD, ये परपेंडिकुलर डाला है, किसके ऊपर निकाल, देखिए ये क्या है AD परपेंडिकुलर टू OP, और ऐसे ही क्या है सेकंड परपेंडिकुलर डाला है BC, परपेंडिकुलर है आपका, देखिए BC जो डाला है ये भी PO पे उल्टा लिख सकता हूँ इसको, या OP लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो गया हमारा प्रोड्यूस्ड है, हो गया आपका। अब ट्रायंगल लेते हैं, मान लो फ्रॉम, क्यों लिया है ट्रायंगल, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना, देखिए ये जो आपका OP है, ये OP यानी R दिया गया है, R की फॉर्म में R2 और R1 को लेके आना है। तो फ्रॉम ट्रायंगल AOD, तो कोस थीटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कोस थीटा अगर देखें ना, ये जो गिवन होता है उसको नीचे लेते हैं, मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था। और आपको निकालना क्या है, यहाँ देखिए हमें ये निकालना है, आपको OD निकालना है। तो जो OD जो निकालना होता है आपको, ये OD, और जो गिवन कौन सा होता है आपको, जो दिया होता है OB। तो देखिए राइट, आप ट्रायंगल ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर डाला था। तो जो आपका ये जो OD है, OD बाद क्या हो गया आपका, ये देखो हमें निकालना क्या, OD, ये बेस है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो ये क्या होता है आपका कोस थीटा। तो यहाँ से आपका जो OD आ गया, OD आया आपका OB कोस थीटा, और OB की वैल्यू कितनी है, A है, तो कितना आ गया A कोस थीटा। सिमिलरली क्या करना है, नीचे वाला निकाल लेंगे। सिमिलरली जो ये आपका OC है, ये नीचे वाला OC है, ये बिल्कुल सेम वही है। तो जो आपका OC आएगा, यानी ये हो गया आपका बेस, ये इसकी हाइपोटेन्यूज A है, ये भी कितना आएगा आपका A कोस थीटा।
ए कोस थीटा। अब इसका मतलब क्या है आपका, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये आपका जो R1 है, देन फ्रॉम फिगर जो आपका R1 आ गया, ये आपका हो गया, देखिए R1, तो ये कितना है, ये R जमा में OC है, यानी आपका R जमा OC, तो OC कितना है, ए कोस थीटा है, ए कोस थीटा। और ऐसे ही क्या है, जो R2 है आपका, फ्रॉम फिगर से बात करें, ये देखो ये आपका क्या है, यहाँ से देखेंगे ये वाला, ये क्या है, आर से कितना कम है, OC कम है, तो ये हो गया आपका R माइनस में ए कोस थीटा। यानी हम ये करना, अब हमारे लिए बड़ा इजी है, आपको क्या करना है, नेट पोटेंशियल निकालनी है। नाउ नेट पोटेंशियल, नाउ तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगी, पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो आपकी जो नेट होगी वो क्या होगी, आपकी V हो गई V1 प्लस V2, ठीक है। और जो V1 होगी यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से क्या स्केलर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होती है, तो मैं लिख सकता हूँ जो मेरी नेट V आ गई, पॉजिटिव की वजह से क्या हुई, ये हो गया आपकी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने पढ़ा है R होती है, तो R क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए आपका ये जो दिया गया आपका यहाँ पे, आपका नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, तो ये आपका आएगा R2, कितना थी आपका था R2, माइनस में नेगेटिव वजह से क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया R1। अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पे आपकी, तो ये कितना हो गया आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R2 की वैल्यू कितनी आई, R माइनस में ए कोस थीटा, आपका ये आएगा R माइनस ए कोस थीटा। माइनस में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो R1 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी कितनी आई थी, R प्लस ए कोस थीटा, ये आ गई आपकी। तो यहाँ से आपकी जो वोल्टेज आ गई, ये कितनी आ गई, अगर हम देखें तो देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है आपका, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, तो अंदर जो बचा आपका ये होगा आपका 1 बाई, यहाँ बचे R माइनस ए कोस थीटा, और यहाँ पे जो आपका आया ये हो गया आपका 1 बाई R प्लस ए कोस थीटा, और साइन के इनके बीच में नेगेटिव है, अब इसको करना स्टार्ट करके देखिए, अब करते जाइए, ये बार है आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैथमेटिकल पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका LCM आ गया, R माइनस ए कोस थीटा इंटू R प्लस ए कोस थीटा, इसको करते जाते हैं, और ये आपका जब आप लेंगे तो यहाँ पे इससे डिवाइड हुआ, तो ये आ गया आपका R प्लस ए कोस थीटा माइनस, ये इधर गया प्लस हुआ कट गया, तो ये हो गया R माइनस ए कोस थीटा। अब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे,
Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आपने ब्रैकेट ओपन की तो ये हो गया आपका R पल्स A कोस थीटा माइनस करोगे यहाँ पे नेगेटिव साइन तो ये हो गया R, ये पल्स हो गया A कोस थीटा और नीचे देखिए एक आइडेंटिटी होती है A माइनस बी A प्लस बी तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई तो होगी R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आपकी नीचे आइडेंटिटी बन गई। अब यहाँ पे देखेंगे R पॉजिटिव R नेगेटिव ये दोनों कट गया आपका। तो नेक्स्ट जो आपकी वोल्टेज आई नेट वो कितनी होगी, बाहर था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट के अंदर जो आपको मिला ये देखिए A कोस थीटा कितने हो गए 2A कोस थीटा और जो नीचे है ये कितना आपका R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ गया वो हमें पता है वी नो, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये होता है चार्ज इनटू में सेपरेशन, ये होता है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये कितना हो जाएगा आपको Q इंटू 2 ये कितना हो गया, ये हो गया P कोस थीटा और नीचे हो गया आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो गया आपका R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा तो ये आ गई वोल्टेज सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमें निकालनी थी। ये था आपका आर्टिकल। इसके आप केस भी देख सकते हैं। फर्स्ट वैन जो आपका P पॉइंट है P लाइज ऑन एक्सियल लाइन तो एक्सियल लाइन के ऊपर क्या होगा, एक्सियल लाइन के ऊपर थीटा होता है आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1 होती है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे रखूँगा ये कोस 0 तो ये हमारी वोल्टेज जो आ गई V ये कितना है P कोस 0 की वैल्यू 1, ये आ गया P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका एक हो गया तो कितना हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये आपका आर्टिकल आ गया। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं वैन, मान लो आपका वैन जो ये आपका R है काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर देन है इसके कंपैरिजन में A के, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो पोटेंशियल आएगी वो क्या देगी, P बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो ये आपका आर्टिकल आ गया। एक्सियल पॉइंट पे यही वैल्यू होती है, हमने निकाला हुआ है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट पे वैन, तो पॉइंट P है, पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन जब थीटा कितना हो हमारा 90 डिग्री हो और कोस 90 कितना होता है, ये 0 होता है। तो उस केस के अंदर क्या आ गया, अगर आप यहाँ पे इसके अंदर कोस 90 की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो टोटल जो वोल्टेज है वो कितनी आ जाएगी आपकी, वो भी 0 आ गई। और हमें पता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की 0 ही होती है। तो ये था आपका आर्टिकल जो हमें निकालना था। तो ये आपका पेपर जो था जिसके अंदर 17 क्वेश्चन थे, 5 सेक्शन थे, इसके अंदर ABCD हमने सोल्व किए। ये थे आपका
दोनों इक्वेशन में से आप और में कोई एक क्वेश्चन कर सकते थे। अगर आपको ये पेपर के अंदर 5 सेक्शन A B C D E सेक्शन दिए गए थे, 15th क्वेश्चन आपका केस स्टडी क्वेश्चन था। ये इसका फुली सॉल्यूशन है जो मैंने आपको कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।